कॉन्सेप्ट को पक्का करना है ना, और हर एक चीज़ को वर्ड बाय वर्ड अगर सीखना है ना, कुछ मत करो। आप ये बिल्कुल जो फ्री वीडियो है, आप इसको पूरा देखते जाओ, कमेंट करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, और मेरे लाइव सेशन में आकर के लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड वीडियोज हो, जो भी करना हो आप बिल्कुल करो। और नीट के लिए जो हाईएस्ट जो मार्क्स है ना, वो मार्क्स इस वीडियो इसी से, सिर्फ इसी वीडियो लेक्चर से आपको जरूर आएंगे। हर एक चीज को हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे, ताकि कोई भी बच्चे का कहीं भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट लेवल पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर जब कोई दिक्कत लगे, बिल्कुल से आप लोग हमसे सवाल करना, ठीक ना। एंड नाउ दिस इज द नीट एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर। तो जितने भी बच्चे हैं, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करो। एंड चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग हैं। पहला क्वेश्चन है, चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, और पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। ये सारे सारे जो सवाल हैं, नीट में पूछा हुआ सवाल है। और जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से नहीं बनाते हो, तब तक आप किसी भी किताब को पढ़ लो, किसी भी कोचिंग में क्लास कर लो, पर एक्चुअल में आप तैयारी कुछ और करते हो। जरूरी यह होता है कि हम तैयारी सही से करें। हर एक स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि तैयारी जब आप शुरू करते हो, साथ में चाहे आंसर आता हो चाहे नहीं आता, हम कम से कम पिछले 4-5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर बनाया करो। आप कोई भी किताब हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, बस आपका काम है बनाना। चलो, इस सवाल को बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि कौन लोग बना पाते हो। इसका आंसर क्या होगा, आपको खुद से आंसर करना है। अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हो तो आपको याद भी होगा। क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। तो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस क्या है? अगर इसका आंसर आप लोग पता होगा, तो लिविंग में क्या क्या होता है ना। जो लिविंग है वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो लिविंग है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, जो लिविंग है उसमें मूवमेंट होगा, जो लिविंग है उसमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है। सबसे जो बेस्ट आंसर यहाँ यहाँ पे होगा, वो होगा ग्रोथ एंड मूवमेंट, या रिस्पॉन्सिव टू टच। याद रखना, बेस्ट आंसर अगर करना हो आपको, तो इसका आंसर करना रिस्पॉन्सिव टू टच। तो रिस्पॉन्स जो है सबसे फर्स्ट कैरेक्टर होता है, मूवमेंट से भी होता है रिस्पॉन्स। ठीक है। रिस्पॉन्स करने के लिए भी आपको मूव करना होगा। ग्रोथ तो चॉइस जितने भी दिया हुआ है ऑलमोस्ट सारा सही है, लेकिन बेस्ट कैरेक्टर जो होगा, अनएक्सेप्शनल क्या है यहाँ पे, तो वो है रिस्पॉन्सिव टू टच। अगर अगर थोड़ा सा भी कहीं टच हुआ, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगा, तभी वो लिविंग है। और अगर ऐसा नहीं है, वो मरा हुआ का सामान है। तो दूसरा सवाल लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सवाल है कि लिविंग का जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो कौन सा होगा इसमें से? यहाँ पे है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, तो याद रखना। दूसरा, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। तीसरा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरीज। और चौथा है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। ठीक है। अब इन विट्रो शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंथेटिक मीडियम में। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि इन विट्रो की जब बात है, तो ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाएगा फिर? दूसरा क्या है? इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। तो अब क्या मास अगर आउटसाइड से बढ़ेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? और परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरीज।
मतलब जो भी आपके आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके विषय में आप उसको आप महसूस कर पाते हो, उसको समझ पाते हो, रिस्पॉन्स कर पाते हो। और चौथा है इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। मतलब आप कपड़े पहन लोगे तो क्या मोटाई बढ़ जाएगा? इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। और कुछ भी अंदर पेट में डाल लोगे तो क्या उससे जो मास में जो बढ़ोतरी हो जाता है तो क्या लिविंग हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग करते हो, इसका आंसर आप लोग राइट आंसर क्या करोगे? राइट आंसर करोगे आप लोग परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरीज। कोई भी घटना जो आपके आसपास में होता है तो आप महसूस कर पाते हो और उसको आपके दिमाग में मेमोरी में चला जाता है और उसी मेमोरी का इस्तेमाल करके आप आगे कोई निर्णय लेते हो। दैट आर द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटा है वो अगर उससे कुछ ना कुछ अनुभव लिए होगे। कभी चोट लगा है, गिरने से चोट लगा है, ये पहले समझा है ना। कभी गिरते हैं तो चोट लगता है तो दोबारा गिरने नहीं गिरेंगे। फिसलना है, कूदना है, आग से जलना है, कोई भी घटना हुआ है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा सीख मिला है और वो सीख तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, चाहे बेड पे से भी कभी उल्टे हो गए, बेड से भी अगर उल्टे हो गए पढ़ते पढ़ते, कई लोग क्या होता है, लोग पढ़ते पढ़ते सो गया, बेड से उलट गया, उसके कारण भी अगर कुछ हुआ है तो वो सारी चीजें तुम्हारे मेमोरी में जा चुका है और मेमोरी में चुकी गया है। तय बात है कि आपको उसका एहसास होगा। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ। अब इस सवाल तो बहुत छोटा है, बहुत प्यारा है। मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ जो क्वेश्चन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेलुलर लेवल से हुआ है कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल से हुआ है कि एटॉमिक लेवल से हुआ है कि सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट हुआ है? मतलब अगर याद होगा कि पहला जो सबसे पहला जो सेल बना था, सबसे पहला सेल कैसे बना था? सबसे पहला जो सेल है वो तो माइक्रोस्कोपिक है और माइक्रोस्कोप से छोटे था। जब एलिमेंट से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, कंपाउंड से बना मिक्सचर और मिक्सचर से तब क्या हुआ? जो कोइसरवेट्स बना था, शुरुआती जो प्रोकैरियोट्स था, जो बैक्टीरिया के जैसा था, वो क्या था? वो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल पे था। फिर आपको डीएनए आ गया, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो ये सारे हेवियर मॉलिक्यूल बना और ये सब मिल करके एक पहला कोइसरवेट या प्रोटोबायोन्ट्स या प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स या सबसे शुरुआती माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया के जैसा जीव को बनाने का काम किया है। और वहीं से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। इसका आंसर आप लोग कह सकते हो तब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पर, चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, डीएनए क्या हेवियर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन क्या हेवियर मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड क्या हेवियर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज क्या हेवियर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्लूकोज के लेवल पे स्टार्ट हुआ था, जब डीएनए के लेवल पे स्टार्ट हुआ था, जब अमीनो एसिड के लेवल पे स्टार्ट हुआ था और उसके फिर पॉलीमराइजेशन से क्या हुआ, बड़े बड़े कंपाउंड बना और फिर जाकर के एक सेल बन पाया है। तो इसका आंसर ऐसे याद रखना। तो चौथा सवाल लेते हम लोग हैं। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। अच्छा, अगर मान लो एक्सप्लेनेशन में और चाहिए, तब और डिटेल में चाहिए होगा, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ताकि मैं एक्सप्लेनेशन को और डिटेल कर सकूंगा। और कमेंट जरूर लिखना सब लोग। आप लोग तो ऐसे भी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखोगे ताकि मैं उसको पढ़ सकूंगा। जैसे मैं पढ़ पाता हूँ वैसे ही मैं क्या कहूँगा कि कहूँगा आप लोगों को अपना अपना कमेंट आप लोग क्या लिखे हो और उसी के हिसाब से मैं अगला वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। चलो, आज उम्मीद करता हूँ जैसे ही आप लोगों को वीडियो मिलता है वैसे ही फटाफट फटाफट आप लोग कमेंट लिखना शुरू कर देना। नेक्स्ट सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? मतलब जो nomenclature का जो नामकरण का जो रूल है
उसके विरोध में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? पहला है द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, मतलब ये समझ लो कि इसमें। दूसरा है when written by hands the name are to be underlined। उसके बाद है biological names can be written in any language and the first word in a biological name represents the genus name and the second is the specific मतलब species का नेम। चार चॉइस अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। एक बार अगर आपने ध्यान से अगर इसको पढ़ते हो, आप इसका आराम से इसका आंसर आप कर सकते हो। पहले आप लोग कोशिश करो, क्या इसका आंसर करोगे आप लोग? फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। बायोलॉजिकल नेम की बात कर रहा है, क्या इस नेम को लिखने के लिए हम लोगों को अंग्रेजी ही यूज करना चाहिए, या हम इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, या हम इसे मैथिली में भी लिख सकते हैं, और या हम इसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बायोलॉजिकल नेम का लिखने का सिद्धांत क्या है? बायोलॉजिकल नेम के लिए आपको एक जीनस का नाम लिखना पड़ेगा, एक स्पीसीज का नाम लिखना पड़ेगा। आप इसे, ठीक है ना, और ये इंग्लिश में ही लिखेंगे, इसे हम किसी और लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे जो इसका आंसर होगा, बायोलॉजिकल नेम कैन नॉट बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं, किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लैटिन में ही लिख सकते हैं और किसी लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो लैटिन जो लैंग्वेज है वो क्या प्रकार का है? वो डेड लैंग्वेज होता है, और इसीलिए इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। याद रखना, बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लैटिन लैंग्वेज, तो लैटिन इंग्लिश ही होता है एक प्रकार का, तो लैटिन से जो इंग्लिश का निकल के आया है तो उसी में हम लोग लिखते हैं। इसलिए अब क्या बोलते हो आप लोग को, जैसे मान लो मैंगो है तो मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो वर्ड है, ये दोनों क्या है? लैटिन ओरिजिन है। इसको याद रखना आप लोग, है ना, ठीक है। और उसे हम बदल नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम लोग हैं, आईसीबीएन। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है, कोई बताना चाहोगे? आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, याद रखना है, ये सभी बातें छोटी छोटी बातें हैं, और कई दफ़ा क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं एग्जाम हॉल में। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, याद रखना। आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। तो और आईसीबीएन है क्या? ये इसी के तहत मतलब एक नियम बनाया गया है, और उसी नियम के हिसाब से हम लोग प्लांट का नेमिंग करते हैं। और आप लोग ये जो नियम है वो लिनियस का एक किताब है, का नाम है फिलोसफिक बोटेनिका, उसी किताब में उसने चर्चा किया हुआ है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट। बायोसिस्टेमेटिक है, उसका एम्स क्या है? क्लास पढ़िए आप लोग। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दूसरा है delimiting various taxa of organism and establishing their relationship। तीसरा है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all field of studies। और चौथा है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इन चारों चॉइसों को अगर आप पढ़ लिए हो और अगर आपको ये चॉइस समझ में आ रहा है तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले लो आप लोग सिर्फ कभी भी जो भी आप इसका आंसर करो तो आंसर में कभी भी कोशिश ये करना कि अपने तरफ से पहले करके देखना, आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हैं, ये बात तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो बायोसिस्टमेटिक्स होता है किसका स्टडी है, यही तो पूछ रहा है ना कि बायोसिस्टमेटिक किसका स्टडी है। बायोसिस्टमेटिक हम क्या स्टडी करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई कोई भी जीव जंतु हैं उसको पहले हम पहचानने का काम करते हैं, फर्स्ट है कि हम आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। दूसरा हम लोग तब उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और उनमें
जो भी लिविंग बीइंग है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस, इसका पता करते हैं, है ना? इवन उसका हम जो भी कंपैरेटिव उसका इकोलॉजी हो या उसका बायोकेमिस्ट्री हो या उसका मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये सब करने के बाद हम लिविंग बीइंग को अरेंज करते हैं। इसी को याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और सी का मतलब हुआ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फेलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये होगा, याद रखना। ये जो मैं घेरा लगा दे रहा हूँ, दिस इज द राइट आंसर, ये है राइट आंसर, है ना? तो याद रखना। और इस बात को भी याद रखना आप लोग कि वैसे बायो सिस्टमेटिक्स नाम ही है, बायो प्लस सिस्टमेटिक, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो बायोलॉजी को सिस्टमेटाइज करना है, ठीक है ना? और इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, उसको हम पहले अरेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले पहचानेंगे, पहचानने के बाद उसको हम नाम रखेंगे। नाम रखने से पहले भी हम लोग ये देखते हैं दूसरे जो जीव हैं उससे क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उससे क्या डिफरेंस हैं। और उसके बाद हम लोग सारे पक्ष, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे वो बायोकेमिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, चाहे वो इवोल्यूशनरी हो, सारे पक्षों को हम लोग देखने के बाद हम फिर क्लासिफिकेशन में उसे सही जगह पे हम उसको प्लेस करते हैं। यही काम हम यहाँ पे करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक जेनरा प्लेंट्रम वाज रिटन बाय। जेनरा प्लेंट्रम जो किताब है, ये किताब किसने लिखा है? ये सिंपल सी बात है, कभी कभी आप लोगों को इस तरह के सवाल भी पूछा जाता है। तो बुक एंड ऑथर का नाम करके कुछ बुक आप लोग ऐसे अलग से नहीं पढ़ोगे, एक जगह अपना इकट्ठा नोट्स बना सकते हो, वहाँ भी चार्ट मिल जाएगा। या आप लोगों का जो भी किताब होगा उस किताब में एक जगह इकट्ठे चार्ट भी मिलता होगा, उस चार्ट से पढ़ लेना। दूसरा एक उपाय ये भी है कि सिंपली जब आप थॉरो जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो पूरे एनसीईआरटी में आपको जगह जगह पे ऑथर्स का नाम आ जाएगा, उसने क्या कौन सा किताब लिखा है या क्या दिया है। तो इसका भी नाम आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है। बेंथम हुकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बेंथम हुकर वो पहले शख्स थे जिन्होंने किताब को लिखा था, याद रखना। बेंथम हुकर ने ही प्लांट को क्लासिफाई करने का काम किया है, और जेनरा प्लेंट्रम जो बुक है ये बेंथम हुकर ने ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के विषय में दो तीन बात याद रखना। लिनियस ने एक किताब लिखा, दूसरा लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। मतलब इस किताब का नाम याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी क्या है? लिनियस का मतलब मोस्ट फेमस बुक है। बुक का नाम याद रखना। लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। ये नाम जो है ये भी काम आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और लिनियस ने ही सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में बांटने का काम किया था, इसलिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनियस ने दिया हुआ है ये भी याद रखना। अब कहता है कि लिनियस मतलब जो मैंगो है उसका करेक्ट जो होगा नेम क्या होगा लिनियस के हिसाब से। इसका आंसर आप लोग बताओ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग सोच करके पहले आप लोग आराम से देखो करके, आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो चलो आप लोगों ने कर लिया, तो आंसर क्या होगा इसका राइट? मैग्नीफेरा इंडिका या मैग्नीफेरा इंडिका कार्लिन या मैग्नीफेरा इंडिका लीन या मैग्नीफेरा इंडिका। तो चूंकि लिनियस ने किया हुआ है तो हम लोग नाम क्या रखेंगे इसका? मैग्नीफेरा इंडिका लीन। याद रखना इस बात को, है ना? तो लीन का मतलब हुआ इसको सबसे पहले लिनियस ने ही इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब भी कोई साइंटिस्ट ने अगर ऐसा किया हो तो वो आगे सबसे लास्ट में सफिक्स लगा है यहाँ पे लिनियस, जो लीन सफिक्स लगा हुआ है, ऐसे ही उस साइंटिस्ट का नाम आप लगा सकते हो, तो इससे वो क्लियर हो जाता है कि उस साइंटिस्ट ने किया हुआ है। नेक्स्ट पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन जो रूल है उसके अगेंस्ट में इसमें से कौन है? इसका आंसर आप लोग पहले बताइए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को।
हैंड रिटन साइंटिफिक नेम, पहले चॉइस पढ़ लेते हम लोग हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। दूसरा है यहाँ पे एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। देखो, और कभी कभी इसमें करना ही चाहिए कि अगर मान लो भूल रहे हो तो एलिमिनेशन रूल लगा दो। एलिमिनेशन का मतलब उसमें से कौन कौन सा गलत होगा, एलिमिनेट पहले करने का डालो। अगर एलिमिनेशन से ही क्या होता है, कई दफ़ा आपको बड़े आसानी से ऐसे सवालों का उत्तर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप लोगों ने कर लिया है ठीक है, नहीं किया है तो कोशिश कीजिए कौन सा इसमें से होगा। थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा होगा तो आप आसानी से वो कर सकते हो। आईसीबीएन रूल के खिलाफ कौन सा है ना, कोशिश करके देखो आप लोग। चलो अगर नहीं हुआ तो मैं आंसर बताता हूँ, आप लोगों को आंसर तो पता होगा आप लोगों को, या अगर आपने कभी कुछ पढ़ाया है तो। और नहीं तो याद रखिए कि इसका आंसर है, कहता है कि अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन रूल के खिलाफ कौन सा है। दोनों नाम को आप स्मॉल में नहीं लिखना है, हमने अभी भी बताया था आप लोगों को। जेनरिक नेम है उसको कैपिटल में, और जो स्पेसिफिक नेम है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ये डी है, ये डी नंबर क्या है इसका आंसर, ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर डी क्या है, ये आंसर होगा और ये गलत आंसर होगा। इसको याद रखो आप लोग। तो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं यहाँ पे। लिनियस इज क्रेडिटेड विथ, लिनियस ने क्या दिया था इसमें से, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन को तो विलियम हार्वी ने दिया था, है ना। माइक्रोस्कोप का खोज भी लिनियस ने नहीं किया है। और थियरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात है, ये भी लिनियस ने नहीं दिया है, बल्कि लिनियस ने क्या दिया है, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो याद रखना 10 का ये राइट आंसर होगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला सवाल लेते हैं। लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, लिनियस ने जो या उसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि मोनोनेमियल, कि वर्नाकुलर, कि बाइनोमियल, की पोलिनेमियल। नेमियल लिनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है जो, ठीक है, उसको लिनियस ने दो में बांटा, एक प्लांट में और एनिमल में। और लिविंग किंगडम को, लिविंग पूरे किंगडम को दो में बांटा था, प्लांट को और एनिमल को। तो प्लांट में उसको रखा जो स्टैटिक है, एक ही जगह खड़ा रहता है क्योंकि वो अपना भोजन बना सकता है। और एनिमल में उसको रखा जो इधर उधर मूव करता है, चूंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट है और भोजन के सर्च में क्या होता है, एक जगह स्टैटिक नहीं रह सकता है। तो उसने इसी आधार पर किया, जो स्टैटिक हैं, जो फिक्स हैं, एक जगह पे हैं, वो प्लांट हैं, और जो घूमता घूमता है इधर उधर, जो मूवमेंट करता है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, उसे कहा था एनिमल किंगडम में। लिनियस को हला, ठीक है ना, लेकिन लिनियस का जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो लोगों ने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन बाद में मिला देखने को। क्योंकि लिनियस को उस समय बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं था, इवन तो माइक्रो जो वर्ड है उसका भी जानकारी उसको नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप लोग। टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो न्यू सिस्टमेटिक टर्म है ये किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने, लिनियस ने, जूलियन हक्सले ने, एपी डी कैंडोल ने। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आंसर कैसे करना हम लोगों को है, सिंपल से आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको आंसर आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। और ये सब चीज़ें कुछ चीज़ का तो रटना होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रटा भी करना आप लोग, है ना। और धीमे धीमे अगर रोज का 15 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल बनाते हो, क्या होगा, धीमे धीमे आदत लग जाएगा और फिर आप अच्छा बनाने लगोगे। और जूलियन हक्सले का नाम सुना होगा, तो जूलियन हक्सले ने ये दिया था। और जूलियन हक्सले के विषय में चीज़ और मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा है। उसने एक कहा था कि जो रेप्टाइल्स होता है और उससे बर्ड्स निकला है, और उसने ही ने कहा था कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स क्या हैं,
ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स होता है ये। तो उसके विषय में बातें याद रखना आप लोग, है ना। और न्यू सिस्टमिक टर्म भी जुलियन हक्सले ने ही दिया था। और इसमें उसने क्या किया था, उसमें साइटोलॉजी का सहारा लिया था, उसमें जेनेटिक्स एनाटॉमी का सहारा लिया था, और कई सारी चीज़ों का सहारा लेकर के उसने एक नया शब्द दिया था। कहा था कि भाई सिस्टमेटिक्स है, उसको थोड़ा सा नए तरीके से लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, दो अलग अलग कॉलम दिया हुआ है, और हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कॉलम 1 में और कॉलम 2 में देखो, 1 में क्या दिया हुआ, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। आप लोगों को पता होगा, किंगडम होता है, फाइलम होता है, क्लास होता है ना, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, फिर आगे जीनस आएगा, फिर स्पीशीज आएगा। ऐसे ही कॉलम 2 में नाम दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसमें से फैमिली कौन है, कौन ऑर्डर है, कौन क्लास है, कौन फाइलम है। दो तो आपको पहले जैसे ये कॉमन याद रखना चाहिए कि जो अर्थ्रोपोडा क्या है, ये फाइलम में आ जाएगा, ठीक ना। अर्थ्रोपोडा क्या है, किसमें आएगा, फाइलम में। अर्थ्रोपोडा का ही जो इंसेक्टा जो क्लास है, वो सबसे बड़ा क्लास है, तो क्लास में कौन आ जाएगा, इंसेक्टा आ जाएगा। अब दो तो याद हो गया आप लोगों को। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, और अर्थ्रोपोडा का ही एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर क्या होगा, डिप्टेरा। ये क्या ऑर्डर। आपको अगर दो भी यहाँ पे याद है ना, तीसरा चौथा आप आसानी से इसका आंसर आराम से आप लोग कर जाओगे। ऐसे सवालों के लिए क्या होता है ना, बच्चों को एक दो आना चाहिए। अगर एक दो चॉइस भी अगर आ रहा है तो आराम से इस सवाल क्या होता है, बन जाता है। तो अब ऐसे सवालों को बनाने का एक ही तरीका होता है कि आपको पहचानना है सिर्फ फाइलम क्या हो जाएगा, डी का अर्थ्रोपोडा, तो ऊपर से नीचे मत जाओ, नीचे से ऊपर बना के देखो। डी का 2 किस में दिया है, तो फटाफट मिला के देखो आप लोग यहाँ पे। तो डी का 2 दिया हुआ है, डी का 2, डी का 1, डी का 1, डी का 3। डी का 2 दिया, बात खत्म हो गया, आंसर आपका हो जाएगा ए। ज़्यादा कुछ मत सोचो। आपको जो एक आ रहा है, ऐसे सवालों को जो भी एक आ रहा है उस एक को सिर्फ मैच करा लो। अगर वो एक भी मैच हो गया आपको वहीं से मिल जाएगा, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लो पढ़ना पड़ रहा है, चलो क्लास की बात मैंने कहा, इंस्ट्रक्टर कहा, तो देखो सी का 4 कहीं पे दिया हुआ है, सी का 4, सी का 4, सी का 4 यहाँ 2 में दिया हुआ है। अगर ये ना हो और ये भी नहीं, तब तीसरा जाएंगे ना। लेकिन सवाल है जब हमारे डी और सी पे ही काम हो गया तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे। और ऑर्डर बी का 1 डिप्टेरा हो गया, और ए का क्या हुआ, मस्किड, ये फैमिली है ये। फैमिली को पहचानने का एक और तरीका होता है कि जिसके लास्ट में डी ए ई लगा हुआ वो फैमिली में आ जाता है, ठीक ना। और चलो हम लोग लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है सवाल, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। टमाटर और पोटैटो में सबसे ज़्यादा समानता किस लेवल पे होगा, डिवीजन लेवल पे होगा, कि जीनस पे होगा, कि ऑर्डर पे होगा, कि फैमिली पे होगा, है ना। ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, और इसका आंसर आप लोग करके देखो। किस लेवल पर टमाटर और पोटैटो में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज होगा। आंसर चूंकि ये सारे के सारे नीट में पूछा हुआ है ये, तो आंसर करो इसका आप लोग। क्या कर सकते हो, फैमिली लेवल पर, ठीक है। दोनों का फैमिली क्या है, फैमिली क्या है यहाँ पे, कॉमन है। इस सवाल का जब आंसर करना आप लोग बिल्कुल से ध्यान रखना कि दोनों का फैमिली क्या होता है, कॉमन होता है यहाँ पे। और कभी कभी कौन मन की कौन सा फैमिली इसका होगा, पोटैटो के लिए और टोमेटो के लिए, ठीक है ना। दोनों किस फैमिली का है, तो सोले नेसी फैमिली का होता है। थोड़ा बहुत अगर हो सके तो दोनों का जो बोटेनिकल नेम है वो नोम याद रखना। पोटैटो का नाम क्या है, सोलेनम, और टोमेटो का नाम क्या है, लाइकोपर्सिकम, है ना। दो नाम होंगे, पोटैटो के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम, और पोटैटो और इस टोमेटो के लिए लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये नाम याद रखना, और दोनों एक ही फैमिली है। और दोनों हम लोग करते क्या है, हम लोग दोनों को एज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, correctly printed according to international rule of nomenclature and correctly described।
तो इसमें आप मिला कर देखो, मस्का डोमेस्टिका है, तो कॉमन हाउस लिजार्ड रेप्टाइल्स है ये। प्लाज्मोडियम falciparum, a protozoan pathogens causing the most serious type of malaria. Felis tigris, the Indian tigers, well protected in gir forest, and E. coli. E. coli का पूरा नाम क्या है? इंटामीबा कोलाई, and a commonly occurring bacteria in human intestine. क्वेश्चन बड़ा ही सावधानी से बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है बहुत छोटा सा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से बनाओगे तो आपको बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें इससे कई सारी चीज़ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बनाइए आप लोग। पहला इसका आंसर क्या होगा? का आंसर आप लोग इसमें से देखो, प्लाज्मोडियम का क्या है ना, 4 प्रजाति होता है। टाइम याद होगा, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम falciparum एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यही चारों प्रजाति इंडिया में मोस्ट कॉमनेस्ट हैं। उसमें से जो falciparum है, ये क्या है? मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ मलेरिया को ये कॉज करता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम को हम जानते ही हो कि क्या होता है, एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, जो मैन और मस्क्वीटो मतलब फीमेल एनोफिली जो मस्क्वीटोज हैं उसमें अपना ये लाइफ साइकिल पूरा करता है ये। अब है तो यहाँ पे याद रखना, तो यही है जो प्लाज्मोडियम falciparum है, ये साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड है, करेक्टली प्रिंटेड है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। बाद बाकी जो प्रिंट है, जो नेम है, उसमें क्या है, वो गलत है। तो बच्चों आप लोग अपना जो है, मैं कहता हूँ अक्सर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगा उसके विषय में अर्ली इन्फॉर्मेशन मिल सके, सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। दूसरा आप लोगों को करना ये है कि अपना कमेंट लिखो, और नीट के लिए क्या अदर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उस वो भी लिखो आप। डिस्कशन में कितना चाहते हो आप वो भी लिखो आप लोग। और अगर कोई सवाल होगा और कोई सवाल है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। और जो चैनल पे जाकर के आपको जो हम लोग का टेलीग्राम है, मैसेज जो टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन करके आप वहाँ पे आ सकते हो, ताकि आपको कई तरह का इंफॉर्मेशन, कई तरह का हेल्प हम लोग कर सकेंगे। कोई भी अपडेट होगा हम बता सकेंगे। थैंक यू। नीट इंट्रेंस के लिए कई लोग कहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं ऐसे करवा दूंगा, मैं वैसे करवा दूंगा, मैं सब कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं केवल और केवल पढ़ाऊंगा।